हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनीश शर्मा एंड वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। वी ह्यूमन्स अलॉन्ग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कम्प्लेक्स वेब of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. For example, the plants, animals and microorganisms recreate the quality of air we breathe. कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलके एक वेब बनाते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम को कंप्लीट करते हैं और हम ह्यूमन बींग्स उसका सिर्फ एक पार्ट हैं और हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे हमेशा डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, हवा की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम उसको अच्छे से कंज्यूम कर सकें, ऑक्सीजन लेवल को अच्छे से रिफ्रेश करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोरा एंड फना इन इंडिया। कि फ्लोरा मतलब फॉरेस्ट एंड फना मतलब वाइल्ड लाइफ। कि इंडिया में फ्लोरा और फना कैसा है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द vast array of biological diversity and has nearly 8% of the total number of species in the world. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री में आती है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब यहाँ पे भिन्न भिन्न किस्म की जो स्पीशीज़ पाई जाती है, डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। नियर अबाउट 8% जो हैं डिफरेंट स्पीशीज़, 8% वर्ल्ड की स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो सिर्फ इकलौते इंडिया में मतलब भारत में पाई जाती है। दिस इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। माना जाता है कि ट्वाइस और थ्राइस मतलब कि 2.3 जो ट्वाइस थ्राइस नंबर जो है अभी भी डिस्कवर्ड होना बाकी है। दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इन सेंसिटिविटी टू अवर इन्वायरमेंट। देखा जाए तो जो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं डे बाय डे। अगर देखा जाए तो पोल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन्वायरमेंट की वैल्यू को डिग्रेड किया जा रहा है। At least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. अगर देखा जाए तो 10% जो इंडिया का वाइल्ड फ्लोरा है मतलब कि फॉरेस्ट लाइफ जो है वो, और 20% जो मैमल्स मतलब कि वाइल्ड लाइफ जो है वो थ्रेटन लिस्ट में है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकाइजेशन ऑफ स्पीशीज़। अब देखें हम कौन कौन से स्पीशीज़ हैं। फर्स्ट है नॉर्मल स्पीशीज़। नॉर्मल स्पीशीज़ कौन से होते हैं, वो स्पीशीज़ होते हैं जिनकी पॉपुलेशन लेवल जो है नॉर्मल कंसीडर की जाती है। वो स्पीशीज़ जो आपको हर जगह पे मिल जाते हैं, जैसे कि कैटल्स हैं, काऊ है, बफेलो है, गोट है, साल ट्री है, पाइन ट्री है, तो ये आपको हर जगह पे आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो वो स्पीशीज़ जो कि लुप्त होने की कगार पे है, मतलब वो स्पीशीज़ जो कि डेंजर में है, ठीक है, इस वक्त लुप्त होने वाले हैं, ठीक है। अगर वो लुप्त हो जाएंगे अगर नेगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल ना किया जाए गया तो। उसकी एग्जांपल क्या है, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस और इंडियन राइनो लाइन एटेस्ट्रा। तो इंडेंजर स्पीशीज़ मतलब ये लुप्त होने की कगार पे पहुंच गई हैं स्पीशीज़, उनको बोलते हैं इंडेंजर स्पीशीज़। अगर नेगेटिव फैक्टर्स मतलब कि नेगेटिव फैक्टर्स आपके आगे हंटिंग वगैरह या फिर डिफॉरेस्टेशन जिसकी वजह से उनका जो है हैबिटेट जो है डिस्ट्रॉय ना हो जाए, अगर उन चीज़ को ना रोका जाए, कंटिन्यू किया जाए, तो जो स्पीशीज़ जो है इंडेंजर स्पीशीज़ जो है टोटली लुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ कौन से होते हैं, हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द डेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ़ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। कि वो स्पीशीज़ जिनका जो लेवल जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है और वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे अगर नेगेटिव फैक्टर्स को कंट्रोल ना किया जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए अगर, तो स्पीशीज जो है इंडेंजर लेवल पे आ जाएंगे। एग्जांपल है जैसे ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगटिक डॉल्फिन एटेस्ट्रा। नेक्स्ट है रेयर स्पीशीज। स्पीशीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। वो स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाएंगे अगर नेगेटिव फैक्टर्स को कंटिन्यू किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे है हिमालयन ब्राउन बेयर,
वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एटेस्ट्रा। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो सिर्फ एक ही जगह पे पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। किसकी वजह से? नेचुरल या फिर जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। एग्जाम्पल है अंडमान टेल और निकोबार पिजन, मतलब कि वहाँ पे उनको एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए वो हर जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर जगह पे पहले पाए जाते थे लेकिन अब वो उन जगह पे नहीं मिलते हैं, जहाँ पे जिन जगह पे उनको देखा जाता था वहाँ पे वो नहीं दिखते अब, तो उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, वहाँ से वो लुप्त हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। अब नेक्स्ट है टॉपिक कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर डिटोरेशन, कि नेचुरल इन्वायरमेंट की प्रिवेंशन करना, प्रोटेक्ट करना उसको, कि ताकि वो दोबारा से डिग्रेड ना हो पाए, आगे फर्दर डिग्रेडेशन ना हो। नेक्स्ट एक एब्रिविएशन आ रही है IUCN। IUCN क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज is the world's oldest and largest global environmental organization. Founded in 1948, it is also called the World Conservation Union। कि IUCN का मतलब है इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि दुनिया की बहुत ही पुरानी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1948 में फॉर्म्ड हुई थी, और उसको वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कंजर्वेशन, प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए ही बनाई गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेगेटिव फैक्टर्स दैट काजेज डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना, कि फ्लोरा एंड फन्ना को जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू अ रिसोर्स obtaining directly and indirectly from the best and wildlife, from the forest and wildlife, wood, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, manure, etc. कि हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं उसको, और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कहाँ से? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से प्रोडक्ट को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल के तौर पे दिए गए यहाँ पे वुड है, लीव्स हैं, रबर है, मेडिसिन हैं, तो इनका सब का हम यूज़ करते हैं और फिर हम इनका जो है न्यू तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? फ्लोरा एंड फौना ज़्यादा डिस्ट्रॉय रहता है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द colonial पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चरल, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। अब क्या कि जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, उस टाइम पे भी जो है रेलवेज को एक्सपेंड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? रेलवे लाइन बिछाना स्टार्ट कर दी थी, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया, माइनिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई थी इंडिया में। बिटवीन 1951 एंड 1980, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड ऑल ओवर इंडिया। 1951 से लेकर 1980 के बीच में क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया था उसको कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चर लैंड में। किसकी हेल्प से किया? डिफॉरेस्टेशन की हेल्प से। सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया हैव बीन डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि जो ट्राइबल बेल्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की, वहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन होती है, वैल्यू को, लैंड को डिग्रेड किया जाता है। किसकी हेल्प से? शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज़ करके वहाँ पे। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला के जो है फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। सिंस 1951 over 5,000 square kilometer of forest was cleared for river valley projects, Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would inundate 40,000 hectares of forest। कि 1951 के बाद 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया जो है फॉरेस्ट का, उसको क्लियर किया गया रिवर वैली प्रोजेक्ट लगाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे
नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया था। माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। कि माइनिंग एक अनदर फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन का। जो एग्जांपल है यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व की जो वेस्ट बंगाल में था, उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा था जब वहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग की गई थी वेस्ट बंगाल में। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी। कि और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पूरी की पूरे जो है प्रजाति जो है तबाह हो जाती है हंटिंग वगैरह करके, जहाँ उनको एक्सपोर्ट करके उनकी स्किन को, बोन्स को, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के थ्रू भी जो है फॉरेस्टेशन जो नेगेटिव फैक्टर रहता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी। ओवर पोल्यूशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और एक बड़ा कारण है जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वो है ओवर पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो होगा डिफॉरेस्टेशन होगा, और उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचेगा। एन एवरी अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज दैन एन एवरेज सोलोमियन। कि जो एक एवरेज अमेरिकन इंसान जो है वो 40 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है एवरेज सोलोमियन के। द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%। कि एक रिचेस्ट 5% जो है इंडिया में जो है रिचेस्ट 5% पीपल्स वो क्या करते हैं, ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज करते हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, और 25% पोरेस्ट पीपल से ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन। कि अगर पुअर फैमिली की बात करते हैं, वुमेन्स ज़्यादा अफेक्टेड रहती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन के। वुमेन बेयर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फॉडर, वाटर एंड अदर बेसिक सब्सटेंस नीड्स। अब अगर देखा है पुअर फैमिली में वुमेन्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, घर चलाने के लिए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फ्यूल मतलब लकड़ी वगैरह इकट्ठी करने की, फॉडर गाय भैंस के लिए चारा इकट्ठा करना, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है जहाँ पे पानी पास ना हो। पॉवर्टी इन दीज केसेस इज़ अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। और सबसे बड़ा कारण क्या है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का, वो है पॉवर्टी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट 1। नेक्स्ट जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। फिर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसमें हम रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चिपकू मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी पार्ट हम बाकी चैप्टर की रीडिंग हम पार्ट 2 में करेंगे। बाय, टेक केयर।